फ्रिक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो दो सरफेसेस के बीच तभी एग्जिस्ट करता है जब उनके बीच या तो रिलेटिव मोशन हो रहा है या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी है। अगर दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, दिस ब्लॉक इज ऑफ मास कैपिटल M और ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है देन दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक और इसकी वैल्यू आएगी म्यू k इंटू n। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन रिलेटिव मोशन के अपोजिट होगा, मतलब अगर दो सरफेसेस के बीच रिलेटिव मोशन है तो जो सरफेस फास्टर जा रही है उस पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा और जो स्लो है उस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। और अगर दो सरफेसेस के बीच स्लिपिंग नहीं हो रही बट स्लिपिंग होने की टेंडेंसी है, इन दैट केस जैसे हम इस ब्लॉक को सर्टेन फोर्स F से पुल कर रहे हैं बट ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो स्लिप होने की टेंडेंसी है बट स्लिपिंग हो नहीं रही, इन दैट केस फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक और इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच कुछ भी हो सकती है। दिस म्यू एस एन इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल है, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन चेंज होगी। जैसे इस सिंपल सिचुएशन में इस ब्लॉक पर इस सरफेस से जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा दैट विल बी बैकवर्ड और इसकी वैल्यू अप्लाइड फोर्स के ही बराबर होगी। बाय न्यूटन्स लॉ आप इस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ढूंढ सकते हो। ये ब्लॉक रेस्ट पे है तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के हिसाब से ही डिसाइड होगी। इस म्यू एस की वैल्यू म्यू के से स्लाइटली ग्रेटर होती है, दिस म्यू एस स्लाइटली ग्रेटर देन म्यू के। नाउ सपोज दैट एक ब्लॉक एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है, इस तरह से ये ब्लॉक प्लेस्ड है, मास m, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज नोन है। हम इस ब्लॉक पर ये अप्लाइड फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। हमें स्टैटिक फ्रिक्शन या फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स ग्राफ बनाना है। देन द ग्राफ विल कम लाइक दिस। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज अप्लाइड फोर्स। हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया इस केस में, कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो आएगा। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाओगे टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इंक्रीज करता जाएगा, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करती जाएगी। दिस ग्राफ विल इंक्रीज लीनियरली। One stage will come when this friction will reach its limiting value, that is mu s into n. अब अगर आपने अप्लाइड फोर्स को और इंक्रीज किया देन दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग और जब ये मूव करना स्टार्ट कर देगा तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन से स्लाइटली ड्रॉप हो जाएगी म्यू के एन एंड आफ्टर दैट आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते जाओ बट ये फ्रिक्शन अब म्यू के एन के बराबर ही रहेगा। यहां पर जो स्लाइड ड्रॉप आ रहा है दैट इज म्यू एस एन टू म्यू के एन। Now we define angle of friction. It is defined in this manner. Suppose that ये ब्लॉक रफ सरफेस पर प्लेस्ड है, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है सरफेस से, हम इस ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इस फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है जो सरफेस से वो भी इंक्रीज करती जाएगी। नाउ व्हेन दिस ब्लॉक कम्स ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, उस वक्त ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एस एन हो जाएगी। अब अगर इस वक्त आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, ये सरफेस और ये ब्लॉक के बीच कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी इस सरफेस से आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी इस सरफेस से आ रहा है, तो कांटेक्ट फोर्स होगा इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एन स्क्वायर। इस कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से इस डायरेक्शन में आएगा कांटेक्ट फोर्स। अगर सपोज दैट ये फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे ना आया होता इवन देन आप कांटेक्ट फोर्स डिफाइन कर सकते हो, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस स्मॉल एफ स्क्वायर। इस वक्त व्हेन दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल है लैम्डा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस tan लैम्डा की वैल्यू आएगी हमारे पास
दिस tan लैम्डा इज म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन, तो इसकी वैल्यू आएगी म्यू एस. दिस इज द वे वी डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज किसी इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल है जिस पर उस इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक कम्स ऑन द वर्ज ऑफ मोशन. इस ब्लॉक को, ये इसका वेट का कंपोनेंट mg sin थीटा नीचे ड्राइव देना चाहता है. फ्रिक्शन फोर्स यहां पे रोकेगा. सपोज दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू. मैं म्यू एस और म्यू के को नियरली सेम ले रहा हूं. इन मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल वी टेक इट लाइक दिस, म्यू एस म्यू के नियरली सेम इक्वल टू म्यू. अलग अलग गिवन है तो आपको ध्यान रखना होगा म्यू एस म्यू के की वैल्यूज का. म्यू एस इज स्लाइटली ग्रेटर. तो इस केस में अगर ये म्यू है तो इन दिस केस इफ दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन तो यहां पर फ्रिक्शन लिमिटिंग आएगा, दैट इज म्यू एन. नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है. एज दिस ब्लॉक इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन तो ये और ये इक्वल होंगे. सो mg sin थीटा विल बी इक्वल टू म्यू mg cos थीटा. तो यहां से हमारे पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा. तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन न्यूमेरिकली सेम है, कंसेप्ट दोनों का अलग है. अगर इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से कम है, से सम अल्फा, दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड. अब इस ब्लॉक के वेट का जो कंपोनेंट है mg sin अल्फा, जो इसे नीचे की ओर ड्राइव दे रहा है, ये वैल्यू यहां पर जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एन से कम होगी. ये लिमिटिंग वैल्यू है म्यू mg cos अल्फा. दिस विल बी ग्रेटर देन mg sin अल्फा. जैसे अगर कोई ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल, ऐसे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, इस फ्रिक्शन फोर्स की सपोज लिमिटिंग वैल्यू म्यू एस एन आ रहा है 30 न्यूटन. आपने फोर्स अप्लाई किया 20 न्यूटन. यू आर अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन. यहां पे लिमिटिंग वैल्यू है 30, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे रहेगा. अगर ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, सरफेसेस के बीच स्लिपिंग नहीं है, फ्रिक्शन स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल, उतना ही एक्ट करेगा जितनी नीड है. इस केस में इट विल बी 20 न्यूटन. सिमिलरली हियर, यहां पे फ्रिक्शन की म्यू एन लिमिटिंग वैल्यू है. आप ध्यान रखना, ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है. आप सिंपली फ्रिक्शन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हो म्यू एन. मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन तो ठीक है. अगर रिलेटिव मोशन नहीं है, स्लिपिंग की खाली टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन चेक करो, 0 से म्यू एन के बीच इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इस केस में ड्राइव देने वाला फोर्स ये था. बिकॉज ऑफ दिस फोर्स यहां पर स्लिपिंग आना चाहती है. फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इस फोर्स से बड़ी है, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो अपीयर होगा वो सिर्फ इतना ही अपीयर होगा सो दैट इस मोशन को रोक दे. और उसके लिए यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू आनी चाहिए mg sin अल्फा. अगर आपने इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बढ़ाया, अल्फा से बड़ा किया, ये ड्राइविंग फोर्स बड़ा हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा. mg sin अल्फा की वैल्यू म्यू mg cos अल्फा. आपने एंगल इंक्रीज किया, ड्राइव देने वाला फोर्स बढ़ेगा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू घटेगी. अगर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू अभी भी mg sin कंपोनेंट से बड़ी थी तो ब्लॉक अभी भी मूव नहीं करेगा. एंड एट दिस एंगल थीटा ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब ड्राइव देने वाला फोर्स फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल. दिस इज एंगल ऑफ रिपोज. अब अगर हमने एक ब्लॉक को एक रफ इंक्लाइन पर एंगल थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इस रफ इंक्लाइन पर हमने इस ब्लॉक को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया विद सर्टेन वेलोसिटी v नॉट. क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, तो फिर बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एन. सो दैट इज म्यू mg cos थीटा. तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इस ब्लॉक के मोशन को रिटार्ड करेंगे. तो इस केस में जो रिटार्डेशन आएगा दैट इज माइनस ऑफ g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा. ऑन द अदर हैंड, अगर सपोज दैट ये इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है. अब इस केस में अगर हमने यहां से किसी ब्लॉक को रिलीज किया
तो ये ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस mg sin थीटा कंपोनेंट नीचे आना चाहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा इसका मोशन रिटार्ड होगा। तो इन दिस केस क्योंकि ये कंपोनेंट बड़ा होगा, एंगल ऑफ रिपोज से ग्रेटर है, तो ये mg sin थीटा डोमिनेट करेगा। इस केस में इसका एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। Now let us discuss one question. The question is like this. Similar type का question previous year में आया हुआ है. This angle theta is 37 degrees. Mu की value exactly tan theta के बराबर है. That is 3/4. मतलब this angle is angle of repose. Now a block is placed here. This block is of mass say 4 kg. तो अगर ये ब्लॉक यहाँ पे प्लेस्ड है तो ये ऐसे ही प्लेस्ड रहेगा, क्योंकि ये वेट 4g sin थीटा को म्यू mg cos थीटा बैलेंस करेगा। इस केस में अब हमने इस ब्लॉक पर यहाँ से एक फोर्स अप्लाई किया F अपवर्ड। इस फोर्स की वैल्यू हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमें ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस दिस अप्लाइड फोर्स कैपिटल F। नाउ इन दिस केस अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लेके चलें तो समझना थोड़ा इजी होगा हमारे लिए। इट्स लाइक दिस। इस ब्लॉक का वेट 4g sin 37 नीचे की ओर आएगा। 4g sin 37 की वैल्यू 40 इंटू साइन 37 इज 3/5, ये आएगा 24 न्यूटन इसकी वैल्यू। नाउ अगर हमने इस केस में यहाँ पे इस वक्त फ्रिक्शन फोर्स भी 24 न्यूटन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज है ये, तो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा इक्वल होंगे एक दूसरे के। आप चेक करो, म्यू mg cos थीटा भी इतना ही आएगा। सो इनिशियली व्हेन वी आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप द प्लेन है 24, सो व्हेन अप्लाइड फोर्स इज 0, दिस वैल्यू इज 24 न्यूटन। अब अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन में 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, नाउ ये सेल्फ एडजस्टेबल है। आपको कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ढूंढनी है, आप यू जस्ट चेक, अगर ये फोर्स नहीं है, दिस फ्रिक्शन आप अभी भूल जाओ, स्मूथ सरफेस है, नेट ड्राइविंग फोर्स आ रहा है 24 माइनस 1, 23 डाउन, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है 24, नेट ड्राइव है 23, तो फ्रिक्शन भी 23 एक्ट करना चाहिए। आप चेक करो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आ रहा है सिस्टम पे। नेट ड्राइव 23 है तो फ्रिक्शन भी 23। तो अगर आप ये 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करोगे, ये फ्रिक्शन की वैल्यू ड्रॉप करके 23 रह जाएगी। इसका मतलब जितना आप फोर्स बढ़ाते जाओगे, फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। बढ़ाते बढ़ाते आपने सप्लाइड फोर्स को कर दिया 24 न्यूटन, तो फिर ये 24 एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, ये अपने आप रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लाइडिंग की टेंडेंसी ही खत्म है। तो ये ग्राफ इस तरह से लीनियरली डिक्रीज करेगा। 24 न्यूटन अप्लाइड फोर्स पे 0। नाउ व्हेन यू मेक इट 25 न्यूटन अपवर्ड, तो 25 अप 24 डाउन। इस ब्लॉक की अब नेट टेंडेंसी है 1 न्यूटन से ऊपर जाने की, तो अब फ्रिक्शन डाउन द प्लेन आ जाएगा 1, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया, इसलिए इसे हम डाउनवर्ड दिखाएंगे ऐसे 1 न्यूटन। करते करते जब आप इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 48 कर दोगे, सो 48 अप 24 डाउन, इस ब्लॉक की नेट टेंडेंसी ऊपर जाने की है 24, फ्रिक्शन डाउन द प्लेन आएगा 24, तो इस स्टेज तक ये ग्राफ ऐसे जाएगा। दिस अप्लाइड फोर्स विल बी 48 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स विल बी -24। ये माइनस सिर्फ फ्रिक्शन के डायरेक्शन के लिए हमने शो किया यहाँ पे। इसके बाद आपने अप्लाइड फोर्स 48 से भी और बड़ा किया। नाउ दिस ब्लॉक विल मूविंग अप, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। मैंने म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम ही ली है, यानी फ्रिक्शन 24 ही रहेगा। सो आफ्टर दिस इट विल बिकम कांस्टेंट। तो दिस विल बी द ग्राफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये एक फिक्स वेज है, इस वेज का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्रीज। अ ब्लॉक इज प्लेस्ड 4 kg ब्लॉक, म्यू की वैल्यू है 0.8, दिस स्ट्रिंग इज अटैच्ड, सम पुली इज देयर। इस तरफ भी ब्लॉक है 4 kg का। वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग हियर।
इस तरह के क्वेश्चंस में आप सबसे पहले ये चेक करो कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन किधर होना चाहता है। अगर ये स्मूथ है तो इस तरफ ड्राइविंग फोर्स आ रहा है 4g यानी 40 न्यूटन, इस तरफ ड्राइविंग फोर्स आ रहा है 4g sin 37, इसकी वैल्यू है 24 न्यूटन। यानी ये सिस्टम इधर जाना चाहता है, ये ब्लॉक ऊपर जाना चाहता है। अब फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शन फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नाउ सबसे पहले आप चेक करो क्या मोशन पॉसिबल भी है इस केस में। अगर इस ब्लॉक को नीचे जाना है तो यहां पर फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को ओवरकम करना पड़ेगा। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू यहां पे आ रही है म्यू एन, म्यू की वैल्यू 0.8, एन की वैल्यू 4g cos 37, normal reaction mg cos theta, this is 0.8, this is 40, cos 37 है 4/5, ये वैल्यू आ जाएगी 25.6 न्यूटन। ये आई फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर यहाँ पे आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन कर दिया 25.6 और ये 24, ये हो गया 49.8 और ये तो 40 है। इसका ये मतलब नहीं है मोशन इस तरफ शुरू हो जाएगा, ये जस्ट हम चेक कर रहे थे मोशन होगा भी या नहीं। पहले हमने देखा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन किधर होना चाहता है। नाउ वी चेक मोशन पॉसिबल भी है या नहीं। पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 24 और 25.6 से छोटा है, तो मोशन नहीं होगा। तो इस केस में फ्रिक्शन सिर्फ उतना ही एक्ट करेगा जितना जरूरी है। ये 40, ये 24, इस पूरे सिस्टम को नेट ड्राइव मिल रही है 16 की, तो फ्रिक्शन फोर्स इस जगह पर 16 न्यूटन जितना रिक्वायर्ड है उतना एक्ट करेगा। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन होता 26 तो फिर मोशन शुरू हो जाता, क्योंकि फ्रिक्शन इस वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता। सो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। अगर रेस्ट पे है ये सिस्टम, एक्सेलरेशन 0, ये 40, तो इस स्ट्रिंग का टेंशन आना चाहिए 40 न्यूटन। यहां पर भी स्ट्रिंग का टेंशन आएगा 40 न्यूटन और इस ब्लॉक पे फोर्सेस ऑटोमेटिकली बैलेंस है। दिस इज 40, 24 + 16, 40।